कानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखिए किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ, वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे? सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितनी खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे, मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सीका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सिका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो, ये घूंघट डालकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए अपनी कानी लड़की मेरे संग ब्याह दी। मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे, आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। और लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था, तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लप लपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा, कुछ करिए ना आप। हाँ, करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो,
अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूँगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूँगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना कर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा? तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में बुरी बला है। जाती है। मैडम, कहाँ निकली आपकी सवारी? हैं? माँ जी, दरअसल वो ना आज मायके में भाभी को थोड़ा सा पेट दर्द हो गया है, बस वही तो एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाते हुए उनका हाल चाल पूछने जा रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है, रोज तेरे मायके में किसी न किसी की तबीयत खराब हो ही जाती है और रोज तू फुदक के चली जाती है। हमारी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ोस की लड़की को ही बहू बना लिया। अब आपका मायका 100 किलोमीटर दूर है, उसमें मेरा क्या कसूर? आपका खाना बना दिया है, आटा भी गूंद दिया है, गर्मा गर्म फुल्की बनाकर खा लेना ना आप। ये है मयूरा, जिसका मायका और ससुराल दोनों भी आस पड़ोस में 2 मिनट की दूरी पर है, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए मयूरा हर दिन मायके के चक्कर लगाती रहती है। हेलो मम्मी, हाय भाभी, क्या बात है? आज तो बड़े ही शाही और लजीज पकवान बने जा रहे हैं। कोई दावत शावत है क्या आज हमारे घर पर? खुशबू आई नहीं कि चली आ गई महारानी चींटियों की तरह सूंघती हुई। अरे बेटा, तेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में उसके मनपसंद पकवान बना रहे हैं। बस आ जाती तू भी, दामाद जी और समधी समदन जी को भी न्योता दे दे। पर मम्मी जी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब आएंगे। मैंने तो वैसे भी खाना कम ही बनाया है।
क्या भाभी, अब आपको ये तो पता है कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, और आपको तो मैंने कह कर रखा है ना कि मेरे 2 एक्स्ट्रा फुलके सेक कर रख दिया करो। मुझे मम्मी के हाथ की बनी सब्जियां कितनी पसंद है। ओए बड़ी महारानी। ऐसे ही मयूरा आधा दिन अपने ससुराल में और आधा दिन अपने मायके में गुजारती रहती। एक दिन सुबह नाश्ते के दौरान मयूरा के ससुर धनराज और पति श्लोक, अरे मयूरा, ये क्या? ये पराठा तो आधा कच्चा है और मेरा पराठा तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पक गया, जो जल गया है। कोयले से भी काला हो गया ये तो। होगा भी क्यों नहीं, ये करम जली सुबह सारा काम ऐसे ही फटाफट गड़बड़ी में जैसे तैसे निपटाकर अपने मायके भाग जाती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सास को अगर चक्कर आ गए दिन दहाड़े तब कौन आएगा बचाने? ओ कम ऑन माँ जी, चक्कर, और वो भी आपको? दिन भर आप हर आधे घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हो और फिर भी मुझे ताने कस रही हो। वेरी बैड। तो तू कौन सी गुड है, हैं? आई बड़ी। वहां मायके के घर में वंदना अपने पति यानी मयूरा के भाई गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम ना तुम्हारी प्यारी बहन को समझा कर रखो। अरे तीज त्योहार, रक्षाबंधन, दीपावली, इन सब पे अपने मायके आए तो ठीक लगता है, लेकिन ये मैडम, ये तो रोज ही चली आती है मुंह उठाए। अरे सोचिए मम्मी जी, अगर मैं भी रोज इस तरह अपने मायके जाऊं तो आपको ये सही लगेगा? नहीं ना? फिर वंदना सही कह रही है मम्मी, जरा इस बात पर गौर फरमाइए। हाँ बेटा, मुझे पता है। उस दिन तो गली की औरतें भी सब्जी वाले के यहाँ गप्पे लड़ाते हुए बातें बना रही थी कि मयूरा तो दिन भर सिर्फ अपने मायके में ही रहती है। आज उसे आने दो, मीठे बोल से ही समझाऊंगी, समझ जाएगी वो। फिर जब मयूरा मायके आती है तो, मम्मी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे इस तरह आपसे मिलने यहाँ आने से? ये देख सरोज का मन ममता के मुंह में आ जाता है। ना बेटी ना, तू ऐसा क्यों सोच रही है और तेरी आंखें नम क्यों है? तू क्यों रो रही है बेटा? समधन जी ने कुछ कहा है क्या? उफ़ो, ये मम्मी जी भी ना, उन्होंने एक आंसू गिराया नहीं कि पिघल गई। नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज आपकी बहुत याद आ गई। रोज आपसे मिलती ही हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। और इसी के साथ सरोज अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल पाती और अब मयूरा का मायके में आना जाना इतना बढ़ जाता है कि वो मायके के फैसलों में भी दखल अंदाजी देने लगती है। तभी वहां पर बरखा आती है। अगर इतना ही परेशान हो तो उसे घर के अंदर आने ही क्यों देते हो? वो एक पांव अपने मायके की नाव में रखती है और एक पांव अपने ससुराल की नाव में। अगर एक नाव हटा दे तो ना चाहते हुए भी उसे दोनों पैर एक ही नाव में रखने होंगे ना? हाँ काकी, एकदम बराबर बात कर रही हैं आप। लेकिन समधन जी, आप अपनी बेटी के मुंह पे दरवाजा लगा पाती क्या? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता। अब उसका पूरा संसार उसके ससुराल में बस चुका है। उसे वहां ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर मायके में। और इसलिए आप ही हो, उसे यहाँ आने पर आप ही को रोक टोक लगानी होगी। बस यही कहने आई थी। नमस्ते। अगले दिन ससुराल में बरखा की तबीयत खराब हो जाती है और मयूरा उसे बिस्तर पर ऐसे ही छोड़कर मायके भागती है। चली गई मायके, अपनी बीमार सास को बिस्तर पर छोड़कर, निकम्मी कहीं की। रात में जब धनराज और श्लोक दफ्तर से घर लौटते हैं तब वो देखते हैं कि मयूरा घर पर नहीं है और बरखा अपने कमरे में बुखार से तप रही है। और तो और घर में कुछ खाना तक नहीं बनाया है। आज तो हद ही कर दी मयूरा बहू ने। अरे काम काज का नहीं, लेकिन कम से कम अपनी सास की तबीयत का तो लिहाज रख लिया होता। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। आप ही ने तो चुनी थी ना ये बहू। कुछ देर बाद मयूरा अपने ससुराल वापस आती है। मयूरा, घड़ी देखी तुमने? हाँ, घड़ी में 2 सुइयां एक साथ कितनी प्यारी लगती है ना। बिल्कुल आपकी और मेरी जोड़ी की तरह। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं मयूरा। तुम्हारा ये मायके से ससुराल, ससुराल से मायके घूमने का तमाशा बहुत हो गया। ये सब कब खत्म होगा? तुम्हें अंदाजा भी है
माँ अंदर 103 बुखार से तप रही है और तुम सुबह से अपने मायके में हो। बहू, अच्छा होगा कि तुम मायके जाना कम कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दोनों तरफ की रिश्तों की डोर टूट जाए और तुम बीच में ही लटकी रह जाओ। जी पापा जी, आप टेंशन मत लो। मैं मायके जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपना बहु धर्म अब अच्छे से निभाऊंगी। मैं रोज माँ जी का एकदम हल्के नाजुक पत्ते की तरह ख्याल रखूंगी और आप लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। पर मयूरा तो आखिर मयूरा है, इतनी जल्दी कैसे उसे किसी की बात समझ में आ जाती? ये तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। पहले वो बिना कोई काम किए मायके चली जाती थी और अब कभी कुकर को गैस पर रखकर तो कभी कपड़ों को आधे में धोता छोड़कर मायके चली जाती। उसकी इन हरकतों से ससुराल और मायके वालों को तो पहले से ही परेशानी थी, अब तो आस पास की औरतों के लिए भी मयूरा अच्छी खासी शाम की चाय की गॉसिप बन गई थी। अरे वो सरोज बहन की बिटिया मयूरा कभी इस डाली तो कभी उस डाली फुदकती रहती है। मुझे तो दिन भर अपनी खिड़की से उसका ये सर्कस देखने में बहुत मजा आता है। अरे मैंने तो सुना है उसकी भाभी वंदना अपनी ननद को एक आंख पसंद नहीं करती। दरअसल मेरी बहू काजल और वंदना ना सहेलियां हैं, इसीलिए पता चला। पर मानना पड़ेगा सरोज को, बहुत अच्छे गुण दिए हैं उसने अपनी बेटी को। तभी वहां से गुजर रही सरोज सभी औरतों की बातों को कान लगाकर सुन लेती है और रुककर उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे कलम हुईओ, तुम लोगों को क्या अपनी घर गृहस्थी नहीं है जो रोज शाम को हमारी गृहस्थी की चर्चा लेकर बैठ जाती हो? हैं? बेवकूफ औरतें, पहले खुद के घर में ठीक से देख लो, फिर दूसरे के घरों में झांको। क्यों सल्ला बहन, आपका बेटा तो रोज रात को नशे में धुत लुढ़कता हुआ घर वापस आता है ना? हमने कभी कुछ बोला? और जानकी बहन, आपकी बेटी का इस महीने का 5वां बॉयफ्रेंड उसे रोज गली के कोने पर छोड़ने आता है, लेकिन हमने तो कोई बात नहीं बनाई। इतना बोलकर सरोज वहां से चली जाती है। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और थक हार कर परेशान होकर दोनों परिवार वाले आपस में एक साथ मिलकर मयूरा के बारे में बात करते हैं। श्लोक, हमने बहुत बार कोशिश की कि हम मयूरा को रोके मायके आने से, लेकिन वो इतनी ढीठ है कि हमारी बातों को कान के पीछे ही डाले जा रही है। अब पता नहीं वो ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर सच में। समधन जी, समधी जी, अब जो भी हल निकालना है आप ही निकाल सकते हैं। दामाद जी कुछ तो कीजिए। कुछ तो आपको करना चाहिए था सरोज जी। अरे बरखा, जैसे हम बहू को रस्सी से बांध कर नहीं रख सकते, वैसे ही एक माँ होने के नाते सरोज जी भी मयूरा को मायके में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। अरे उसने पूरा बचपन बिताया है वहां पर। लेकिन अब नहीं, अब तो इस सब का एक ही रास्ता है। जो काम मैंने 1 साल पहले नहीं किया था वो मैं अब करूंगा। ऐसा क्या कर लेगा तू बेटा? मुझे कंपनी की तरफ से चिरौलीपुरा में ट्रांसफर लेटर दिया गया था, वो भी दुगनी सैलरी के बेसिस पर। लेकिन 1 साल पहले आई इस ऑफर को मैंने मयूरा की खुशियों के लिए ठुकरा दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए तो वो अपने मायके को मिस करेगी। तभी शादी भी नहीं थी और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सब यानी मयूरा के ससुराल वाले अब उसके मायके से दूर चले जाएंगे? जी हाँ, मैं इस ऑफर को अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर मयूरा को अपने मायके जाने से रोकना है तो बेहतर यही होगा कि उसके पड़ोस के ससुराल को दूर ले जाए और उसके ससुराल वाले ही अलग जाकर रहे, जिससे वो रोज अपने मायके नहीं जा पाएगी। सभी श्लोक के इस फैसले पर सहमति जताते हैं और फिर मयूरा अपने पति की ट्रांसफर की वजह से शिफ्ट होने की बात को साधारण समझकर अपने मायके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, सही मायनों में बहू विदा करके तो मैं